वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से, जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें। अगर आज इस डिक्टेशन को आप 100 शब्द से अधिक की स्पीड में लिखना चाहते हैं तो ये डिक्टेशन की प्लेबैक स्पीड 1.25 करके भी लिख सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौजूद है। यह प्रदेश बहुत भाग्यशाली है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब से देश में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, उससे हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। अगर हमें सड़क बनानी होगी, उसकी मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से लेना पड़ेगी। यदि तालाब बनाना होगा, उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेना पड़ेगी। यदि बिजली की लाइन डालना है तो भी केंद्र सरकार से मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। यह हमारी राज्य परस्पर संधि होने के बाद भी अधिकारों का जो केंद्रीकरण केंद्र में हुआ है, उसके बारे में हमें ज़रूर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आज भी हम यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं। हमारा भी रास्ता एक है, आपकी भी मंजिल एक है, मकसद एक है। उद्देश्य सिर्फ वन संपदा की सुरक्षा के बारे में है। आपका प्रेम संपदा के प्रति है तो हमारा भी उससे बहुत प्रेम है। संसद उसके बारे में निर्णय कर सकती है, लेकिन हमारी विधानसभा भी निर्णय कर सकती है। केंद्र सरकार को अपने थोड़े थोड़े अधिकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना चाहिए। तभी जाकर हम अपनी वन संपदाओं को और अधिक साधन संपन्न बना पाएंगे। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो बिजली उत्पादन के बारे में है। बिजली उत्पादन के मामले में केंद्र ने जो नीति अपना रखी है, हर कदम पर उसमें नीति विषयक परिवर्तन होते चले गए हैं। मैं केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात कह रहा हूँ, नीतियों की बात कर रहा हूँ। नीतियाँ परिवर्तित नहीं की गई तो अब क्या हर चीज़ के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा? अगर सिंचाई योजना की अनुमति चाहिए, वह भी केंद्र से मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे देना चाहिए। सरकार या कमीशन में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ। कहने को चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन प्रांतों को बहुत दिन बाद अधिक से अधिक अधिकार मिले। हम लोगों की इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। हमारी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। हमारे पास बहुमूल्य नदियाँ हैं, पानी है, इसलिए हम प्रकृति के बहुत धनी हैं। हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नदियाँ होते हुए भी आज तक उनका सही रूप से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। आज
हमारे प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर पड़ी हुई हैं। यदि हम 6,000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम करना चाहें तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि उस परियोजना में हो जाती है, इसलिए मुश्किल से हम अपना बजट 350-400 करोड़ रुपए का दे पाते हैं। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की स्पष्ट मंशा जाहिर की है, चुनाव में धर्म, सांप्रदायिक विद्वेष की बातें नहीं आना चाहिए। अगर चुनाव में ये बातें सामने आती हैं तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए। यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार में धर्म विद्वेष को बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं। ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, पर इस संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आ सकी है। सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है। शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका। इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों की हिंसा और बढ़ती जा रही है। अतएव अब समय आ गया है कि धर्म, सांप्रदायिकता, जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक ठीक परिभाषित किया जा कर इसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों के भाषणों में हिंदूवाद और हिंदुत्व शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता। इसे भ्रष्ट आचरण के दायरे में रखना भी संभव नहीं लगता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फ़ायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए। यह सब चीज़ें सारे संदर्भ के मामले को देखकर ही तय की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 पृष्ठीय अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदूवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं। ऐसा करते हुए उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बताने एवं
आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। केवल हिंदू नाम को अछूता एवं सांप्रदायिक करार देकर उसकी निंदा करने वाली शक्तियों को इस निर्णय से जरूर करार झटका लगेगा। वहीं अदालत ने इन शब्दों के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का संकेत किया है। समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।